तो बच्चे आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक इस यूनिट में, यूक्लिडियन रिंग। तो बच्चे यूक्लिडियन रिंग की डेफिनेशन पेपर में पूछेगा ही पूछेगा, तो आप इसको अच्छे से याद करके जाएंगे। तो डेफिनेशन सुने। अ कॉम्यूटेटिव रिंग आर विदाउट जीरो डिवाइज़र, यानी आर जो है वो रिंग भी है, आर जो है वो कॉम्यूटेटिव रिंग भी है, और आर जो है वो रिंग विदाउट जीरो डिवाइज़र वाली प्रॉपर्टी को क्या कर रही है, सेटिस्फाई। तो यूक्लिडियन रिंग किसी भी रिंग को अगर बनना है तो पहले उस आर रिंग को कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइज़र होना ही चाहिए। तो डेफिनेशन पूरी पढ़ते हैं। अ कॉम्यूटेटिव रिंग आर विदाउट जीरो डिवाइज़र इज कॉल्ड एन यूक्लिडियन रिंग इफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट लाइक ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए जो है रिंग का एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब जीरो के बराबर नहीं है। वी कैन असाइन अ नॉन नेगेटिव इंटीजर डी ए। तो बच्चे इस नॉन जीरो एलिमेंट के लिए हम अपनी तरफ से कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर डी ए, ये बच्चे एक मैपिंग है समझ लो, यानी ए के ऊपर कोई डी हमने लगा दिया, ये एक फंक्शन लगा दिया कह सकते हैं। तो डी एज अ एक फंक्शन है। तो बच्चे डी ए पर लगाने पर ये जो रिजल्ट बनेगा वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। तो बच्चे ये जो एक वैल्यू है ये हमने एक पॉजिटिव वैल्यू जोड़ी है, मतलब ये नेगेटिव नहीं होगी, ये नॉन नेगेटिव है, इसका मतलब ये नेगेटिव नहीं है। तो डी ए सच दैट, इस प्रकार इसको हमें ये वाली चीज खुद से एज्यूम करनी होगी क्वेश्चन के अंदर कि डीए को ऐसा क्या लेट करें। तो डीए हम इस तरीके से एज्यूम करेंगे सच दैट पहली कंडीशन, तो यूक्लिडियन रिंग के लिए दो प्रॉपर्टी प्रूव करनी होती है। फॉर ऑल नॉन जीरो एलिमेंट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी आप इस आर से, यानी जो आपकी कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर चल रही है उससे कोई दो एलिमेंट लो जो कि नॉन जीरो, जो कि क्या हो बच्चे, नॉन जीरो, और फिर प्रूव करके दिखाओ कि डी ए लेस देन इक्वल टू डी ए बी, यानी दो बंदों का प्रोडक्ट करने पर उसके ऊपर डी ऑपरेट करने पर वो रिजल्ट जो भी आएगा वो बड़ा आएगा इस डी ए से या बराबर आ सकते हैं। तो बच्चे चाहे बराबर वाला साइन आ जाए चाहे ये वाला साइन आ जाए, ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई। ये निशान नहीं आना चाहिए, मतलब डी ए बड़ा नहीं आना चाहिए। जहाँ पर दो बंदे हैं वो ही बड़ा आना चाहिए, जहाँ पर एक एलिमेंट है वो एलिमेंट हमेशा इस रिजल्ट से छोटा ही होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकते हैं। तो बच्चे एक तो ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। सेकंड हमें प्रूव करनी है कि इस आर से जब तुम कोई दो एलिमेंट बुला रहे हो जहाँ पर ये एलिमेंट नॉट इक्वल टू अगर जीरो है, देन देयर एग्जिस्ट, तो कोई ना कोई दो बंदे एग्जिस्ट हमें देखने हैं, क्यू और आर, क्यू और स्मॉल आर, किसके अंदर, कैपिटल आर में, यानी हमें कैपिटल आर में फिर कोई दो बंदे क्यू और आर इस तरीके से मिलने चाहिए सच दैट कि वो इस प्रॉपर्टी को क्या करते हो, सेटिस्फाई। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस टर्म को बोलते हैं बच्चे डिवीजन एल्गोरिथम। अब मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। वेयर या तो इस आइदर आर का मान क्या होना चाहिए, जीरो, या फिर इस आर के ऊपर डी लगाने पर ये रिजल्ट छोटा ही आना चाहिए इस बी के ऊपर डी लगाने पर। तो या तो इस आर का मान जीरो होना चाहिए या इस आर के ऊपर डी लगाने पर ये सिर्फ छोटा, बराबर भी नहीं, सिर्फ छोटा होना चाहिए इस बी के ऊपर डी लगाने पर आने वाली वैल्यू से। तो अगर तुम किसी क्वेश्चन में ये दो प्रॉपर्टी प्रूव कर देते हो तो बच्चे इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा कि तुम ये चीज़ तो लेकर चल पड़ोगे, और आर का मान या तो जीरो आना चाहिए या ये वाली कंडीशन लगनी चाहिए। तो आर ये ही दो पॉसिबिलिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए, और क्यू और आर, ये जो क्यू और आर है ये आपके उस आर सेट में एग्जिस्ट करने चाहिए जो भी आपकी रिंग चल रही है बच्चे। तो अगर ये दो प्रॉपर्टी प्रूव कर देते हो तो फिर आप कहोगे कि ये वाली जो रिंग है वो अब कौन सी रिंग बन गई, यूक्लिडियन रिंग। तो अगर बिल्कुल सिंपल वे में बताऊं तो बच्चे किसी भी कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर को अगर तुम्हें यूक्लिडियन रिंग प्रूव करना है तो तुम्हें उस रिंग से कोई नॉन जीरो एलिमेंट ए बुलाना है और उसके ऊपर एक मैपिंग को डिफाइन करना है डी ए को। वो हम हर क्वेश्चन में अलग अलग डिफाइन किया करेंगे। तो बच्चे कोई ऐसी मैपिंग हम डिफाइन कर देंगे, उसके बाद उस मैपिंग के थ्रू
हमें पहली प्रॉपर्टी प्रूव करनी है कि अगर आप उस रिंग से कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट बुलाते हो तो उनके लिए DA हमेशा लेस देन इक्वल टू DAB आना चाहिए। तो बच्चे ये वाली प्रॉपर्टी एक तो प्रूव करेंगे, और इस प्रॉपर्टी का मतलब समझ लो, या तो दोनों बराबर आ सकते हैं या सिर्फ ये ही बड़ा आएगा, ये हमेशा छोटा ही आना चाहिए। अगर ये बड़ा आ रहा है तो फिर हम कहेंगे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये यूक्लिडियन रिंग नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या प्रूव करना होगा बच्चे? दूसरी प्रॉपर्टी में आप A बराबर BQ प्लस R फॉर्मेट में अगर किसी चीज़ को लिख पाए, या कई बार हम इसको ऐसे मान लेंगे कि लिखा जा सकता है, और फिर प्रूव करेंगे कि R का मान या तो 0 है या R के ऊपर D लगाने पर वो वैल्यू सिर्फ छोटी है B के ऊपर D लगाने से। तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टी प्रूव कर पाते हो तो बच्चे वो रिंग क्या कहलाएगी? यूक्लिडियन रिंग। अब बच्चे डिवीजन एल्गोरिथम इसको क्यों बोलते हैं? बहुत सिंपल सी बात है बच्चे। मान लो मेरे पास एक एग्जाम्पल के थ्रू पे समझा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर तुम भी लिख लेना अपनी कॉपी में, बातें बेटर समझ में आएंगी बच्चे। A का मान लो अपने पास 3 है, B का मान लो 7 है, सॉरी A का मान लो 7 है और B का मान लो 3 है। तो A का मान 7 और B का मान 3। अब अपने को करना क्या है बच्चे? डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड करना। बच्चे आप B से A को डिवाइड लगा दो, यानी 3 का 7 में भाग लगा दो। 3 क्या है बच्चे? देखते जाओ, 3 का नाम क्या रखा हुआ है? B। 7 का मतलब A, लगवाओ भाग। बच्चे 3 को 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6, रिमाइंडर में कितना बच जाएगा? 1। अब ध्यान से समझना, ये 2 को मैं बोल रहा हूँ Q, और बच्चे 1 को मैं बोल रहा हूँ R, रिमाइंडर। इसे बोलते हैं कोशिएंट, इसे बोलते हैं रिमाइंडर। अब आप देखो 7 को क्या मैं नहीं लिख सकता? 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1, 3 दूना 6 और 1 7। यहाँ पर कौन कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? A, B, Q, R। तो बच्चे इसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। तो किसी भी एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट से डिवाइड करते हैं तो उसको आप हमेशा इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। अब देखो रिमाइंडर का मान कितना है? 1। कई बार रिमाइंडर का मान 0 भी आ सकता है। उसके लिए जैसे मैं एग्जांपल अगर चेंज कर दूं, मान लो मेरा A जो है वो है 2, और A जो है वो है 8, और B है मान लो 2। तो बच्चे इस केस में देखो जरा ध्यान से, 2 को अगर हम लोग 8 से डिवाइड करें तो 4 और 8, और रिमाइंडर कितना आएगा? 0। ये R का मान है, ये Q का मान है। अब अगर आप 8 को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू 4 प्लस 0। तो बच्चे इस केस में R का मान क्या आ गया? 0। अब एक बात ऑब्जर्व करो, जब भी तुमने किसी चीज़ को किसी चीज़ से डिवाइड किया तो रिमाइंडर का मान या तो 0 आ रहा है, देखो या तो रिमाइंडर का मान 0 आ रहा है, या रिमाइंडर का मान, डी को भूल जाओ, एक बार सिंपल वे में बात कर रहे हैं कि इसके अंदर रिमाइंडर क्या बी से छोटा दिख रहा है। बच्चे ध्यान से देखो, पहले इस एग्जांपल में देखो, रिमाइंडर का मान 1 है और बी का मान 3 है। रिमाइंडर सिर्फ छोटा ही है इस बी से, क्योंकि सोचो अगर यहाँ पर 3 बच जाता फिर तो एक बार और डिवाइड लग जाता। तो रिमाइंडर का मान सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली लेस देन ही होगा बी, इसे बोलते हैं स्ट्रिक्टली लेस देन। तो बच्चे आर जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन ही होगा बी से, बराबर भी नहीं होगा, क्योंकि बराबर का निशान लगा दिया फिर तो एक बार डिवाइड और लग जाएगा। भाई आर का मान 3 होता तो एक बार डिवाइड और लग जाता। तो आर का मान तो स्ट्रिक्टली लेस देन ही होना चाहिए बी से, यानी आर सिर्फ छोटा ही होना चाहिए बी से। और इस एग्जांपल में देख लो, आर का मान 0 है, जो भी छोटा ही है बी से। तो बच्चे आर का मान या तो 0 होता है या आर हमेशा छोटा होता है बी से। तो वैसे कैसे करेंगे क्वेश्चन में वो बात की बात है, हल्का सा आइडिया दिया है कि डिवीजन एल्गोरिथम को इस वे में समझाया गया है। इस तरीके से लिख सकते हैं जहां पर ये एलिमेंट और ये एलिमेंट भी, मान लो ये इंटीजर की रिंग है, तो बच्चे ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और जो क्यू और आर आ रहे हैं वो भी एक इंटीजर वैल्यू आ रही है। इधर भी क्यू और आर एक इंटीजर वैल्यू आ रही है। तो बच्चे वो एक तो आपकी उस रिंग से बिलोंग करने चाहिए, और आर के ऊपर या तो आर का मान 0 या आर का मान सिर्फ स्ट्रिक्टली लेस देन बी आना चाहिए। पर हमें इनके ऊपर डी भी लगाना है। वो डी का मतलब क्या है वो समझ में आएगा क्वेश्चन के थ्रू बच्चे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला बच्चे, सेक्शन बी में आपको ये क्वेश्चन 101% मिलने की उम्मीद है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर जाएंगे। तो बच्चे आपको दो प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, थोड़ा सा प्रूव करके देखेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी। तो बच्चे हम पहली प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे हैं, द रिंग, पहली थ्योरम, द रिंग जेड ऑफ इंटीजर। उसने बोला है जो रिंग जेड है वो जेड इंटीजर्स की रिंग है, यानी इंटीजर्स की कलेक्शन है। तो द रिंग जेड ऑफ इंटीजर इज एन यूक्लिडियन रिंग।
सिंपल सा क्वेश्चन है, वो कह रहा है इंटीजर्स की रिंग को यूक्लिडियन रिंग प्रूव करो, और मुझे पता है यूक्लिडियन रिंग प्रूव करने के लिए मुझे दो प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। अब बच्चे एक चीज़ और सुन लो, नोट्स में नहीं लिखा हुआ भले ही, पर आपको मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि आपको आगे कल को नेट की तैयारी करनी है, तो आपको ये सारी बातें अच्छे से पता हो कि किन किन टर्म्स को क्या क्या बोलते हैं। बच्चे इस डी को यूक्लिडियन इवैल्यूएशन बोलते हैं, कि भाई इसके बेस पे हम किसी चीज़ को चेक कर रहे हैं कि वो यूक्लिडियन रिंग बन रही है या नहीं। तो आप साइड में कहीं लिख लो, डी जो है यहाँ पर यूक्लिडियन वैलिडेशन, यूक्लिडियन इवैल्यूएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके बिहाफ पे हम बोल पाएंगे कि वो रिंग यूक्लिडियन रिंग है या नहीं। सभी काम डी तो ही करवा रहा है, यहाँ पर भी डी का रोल है, यहाँ पर भी डी का रोल है। तो बच्चे यूक्लिडियन इवैल्यूएशन बोलते हैं कि इसके बिहाफ पे हम बोलेंगे कि रिंग यूक्लिडियन रिंग होने के लिए तैयार है या नहीं है। तो बच्चे अब हम अपनी थ्योरम करते हैं। थ्योरम में कह रहा है कि कोई इंटीजर्स का सेट है और उसको प्रूव करो कि वो यूक्लिडियन रिंग होगा। अब मुझे तो सिर्फ इतनी बात पता है कि सबसे पहले मुझे एक मैपिंग डिफाइन करनी है किसी नॉन जीरो एलिमेंट पे। अब बच्चे ये दो तीन ही क्वेश्चन है जिसमें आपको मैपिंग याद रखनी है, और मैपिंग इतनी मुश्किल नहीं है जो हम याद नहीं रख पाएंगे। तो बच्चे हम इस क्वेश्चन के लिए किसी नॉन जीरो एलिमेंट पे जब डी लगाएंगे तो मैंने उसको एज्यूम किया है कि वो ए के मोड के बराबर है, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर लिखा है वी कैन असाइन, यानी हमें खुद से असाइन करना है, हमें खुद से डी ये मानना है कि इस क्वेश्चन में ये मानने से ये यूक्लिडियन रिंग की प्रॉपर्टीज को रखेगा। तो बच्चे सुने, द रिंग जेड ऑफ इंटीजर इज, और आपने पढ़ा हुआ है इंटीजर्स की जो रिंग होती है वो कॉम्यूटेटिव रिंग भी होती है और रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर भी होती है। मैंने आपको इंटीग्रल डोमेन में एग्जांपल दिया था इस चीज़ का। और बच्चे इंटीग्रल डोमेन का मतलब होता है वो रिंग कॉम्यूटेटिव रिंग भी है और रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर भी है। एक प्रॉपर्टी और भी होती है रिंग विद यूनिटी, ऑब्वियस बात है ये इसमें वैसे वो भी है, एग्जिस्ट कर रही है, पर मुझे यूक्लिडियन रिंग के लिए सिर्फ दो ही बातें चाहिए, एक तो ये कॉम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए और एक ये रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर होनी चाहिए। और मैं बिल्कुल जानता हूँ कि जेड में ये दोनों बातें होती है। तो बच्चे द रिंग जेड ऑफ इंटीजर हम जानते हैं इज कॉम्यूटेटिव रिंग एंड रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। अब इसको आगे यूक्लिडियन रिंग प्रूव करना है, तो टू प्रूव द रिंग जेड ऑफ इंटीजर इज एन यूक्लिडियन रिंग, उसके लिए सबसे पहले मैं इस इंटीजर के सेट से कोई नॉन जीरो एलिमेंट ए बुला रहा हूँ। देखो इंटीजर्स के पास तो सब कुछ है, सब कुछ में क्या क्या है, सारे नेगेटिव इंटीजर भी हैं, जीरो भी है और पॉजिटिव इंटीजर भी है, पर मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इतने इतने पोर्शन की, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में करना क्या होता है बच्चे, इतने इतने की भी और इतने इतने के भी, नॉन जीरो एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो मैंने जेड से कोई रैंडमली ए एलिमेंट बुलाया जो कि नॉन जीरो है। नॉन जीरो में अब वो इनमें से भी कुछ हो सकता है या इनमें से कुछ हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता बस। तो ए एक नॉन जीरो एलिमेंट, और इस तरीके से डिफाइन किया है कि जेड से जब भी तुम कोई नॉन जीरो एलिमेंट बुलाओगे, मतलब या तो इनमें से कोई एलिमेंट या इनमें से कोई एलिमेंट बुलाओगे, तो उसके ऊपर डी लगाने पर वो आपको वैल्यू देगा मोड ए। ये हमने खुद लेट किया बस। उसके बाद तो बच्चे थ्योरम अपने आप चलेगी, दो प्रॉपर्टी जो प्रूव करनी है बस वो करके दिखा देते हैं। तो बच्चे पहली प्रॉपर्टी देखो क्या प्रूव करनी होती है, हमें कोई दो नॉन जीरो एलिमेंट बुलाने होते हैं उस रिंग से। रिंग का नाम आर नहीं चल रहा, रिंग का नाम जेड चल रहा है, तो आप जेड से कोई दो एलिमेंट नॉन जीरो बुलाओगे, तो कंसीडर नॉन जीरो एलिमेंट ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड। तो आपने जेड से दो नॉन जीरो एलिमेंट बुला लिए। अब दो नॉन जीरो एलिमेंट बुला लिए और जेड आपको कौन सी रिंग दी हुई है बच्चे, पढ़ो, जेड आपकी कौन सी रिंग है, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। और मैंने आपको रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर की प्रॉपर्टी पढ़ाई हुई है, अगर ये नॉन जीरो ये नॉन जीरो तो इनका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो। मैंने रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर की आपको दो डेफिनेशन पढ़ाई हुई है, तो आप पहली वीडियो में देखो ध्यान से। पहली वीडियो के बिना अगर काम करोगे बच्चे फिर नहीं समझ में आएंगी बातें, पहली वीडियो को रट लो, उसको कॉपी बंद करके फिर रिवीजन में अपने आप से मन ही मन बोल लो, उसके बाद बच्चे ये थ्योरम्स को समझने बैठो। तो सबसे पहले तो मैंने इस क्वेश्चन में किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट के लिए फंक्शन डिफाइन कर दिया कि जब भी नॉन जीरो के ऊपर डी लगाओगे तो रिजल्ट में मिलेगा मोड ए, उस एलिमेंट का मोड, और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे पहली प्रॉपर्टी प्रूव करनी है तो मुझे कोई पहले दो बंदे बुलाने होंगे और वो दोनों बंदे हमेशा नॉन जीरो बुलाने होते हैं। तो आप इस रिंग जेड से, आज रिंग जेड चल रही है, उससे आपने कोई दो एलिमेंट ए और बी बुला लिए। अब बच्चे बुला लिए तो हम देखते हैं कि हमारे को प्रूव क्या करना है। बच्चे पहली प्रॉपर्टी एक बार मैं दिखा रहा हूँ आपको प्रूव क्या करनी है।
बच्चे आपको कैसे भी करके डी ए लेस देन इक्वल टू डी ए बी लेकर आना है। तो मैंने ना इतनी इतनी वैल्यू निकालनी शुरू कर दी। तो मैं डी ए बी का मान निकाल रहा हूँ। बच्चे डी ए बी का मान समीकरण 1 से बताओ। बच्चे क्योंकि ए और बी नॉन जीरो है तो आप हल्का सा लिख सकते हो यहाँ पे एक चीज़ और एक्स्ट्रा, ए नॉन जीरो बी नॉन जीरो। तो आर आपको दी हुई है रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, सॉरी रिंग जेड नाम चल रहा है, जेड जो है वो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर होती है। तो आप कह सकते हो अगर दो नॉन जीरो है तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, नॉन जीरो। यानी ए बी नॉट इक्वल टू जीरो एलिमेंट है। अगर ए बी नॉन जीरो एलिमेंट है तो जो भी नॉन जीरो एलिमेंट है उनके ऊपर डी लगाने पर वो उस एलिमेंट का मोड देंगे। तो बच्चे जैसे ही आप ए बी नॉन जीरो पे डी लगाओगे तो वो इस एलिमेंट का मोड देंगे। तो ए बी के ऊपर क्या लग जाएगा, मोड। हमने मैपिंग ये डिफाइन की है कि जो भी नॉन जीरो एलिमेंट होंगे उन पे डी लगाते ही वो आपको मोड ये वाला एलिमेंट। तो बच्चे ये नॉन जीरो मैंने प्रूव कर दिया। अगर ये नॉन जीरो है तो इस पे डी लगाने पर वो आपको इस एलिमेंट का क्या देगा, मोड दे दिया इसने। अब बच्चे आपने सिंपल सिंपल मोड की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। ए बी के मोड में मोड को अलग अलग कर दो, ए पे मोड अलग बी पे मोड अलग। तो यहाँ तक तो मेरे को लगता नहीं है आपको कोई दिक्कत हुई होगी। तो बच्चे सबसे पहले मैंने जो प्रॉपर्टी प्रूव करनी है उसके लिए डी ए बी निकालना पड़ेगा। तो मैंने डी ए बी निकाला, ए नॉन जीरो है बी नॉन जीरो है और रिंग रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है। तो ए बी भी डेफिनेटली नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो। और जो भी नॉन जीरो एलिमेंट है उन पे डी लगाओगे तो प्रॉपर्टी कहती है वो आपको उस वाले एलिमेंट के ऊपर मोड दे देगा। तो इस ए बी पे क्या लग जाएगा, मोड। फिर ए बी पे मोड को अलग अलग कर दिया, ए पे मोड अलग बी पे मोड अलग। अब अच्छा इसके बाद ये स्टेप ध्यान से समझना कैसे आया है और ये निशान कैसे आया है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा इधर देखें। बच्चे बी कैसा एलिमेंट चल रहा है, देखो हमारा हमने बोला हुआ है बी जो है वो कैसा एलिमेंट है बच्चे, नॉन जीरो। अगर बी नॉन जीरो है तो बी भी जीरो के बराबर नहीं है। अब बी जीरो के बराबर नहीं है तो बी या तो इनमें से कोई होगा या इनमें से कोई होगा, ओ चाहे इनमें से कोई हो चाहे इनमें से कोई हो। बच्चे अगर नॉन जीरो एलिमेंट है तो उस पर डी लगाने पर, किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट पे डी लगाने पर वो आपको उस एलिमेंट पे क्या दे देगा, मोड। तो बच्चे बी के ऊपर क्या लग जाएगा, मोड। अब बच्चे ध्यान से सुनना जो मैं बात बोलने वाला हूँ, बी के मोड की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही होगी। उसका रीज़न सुनो बच्चे, बी अगर नॉन जीरो है तो या तो इनमें से कुछ होगा या इनमें से कुछ होगा। अब खुद का दिमाग लगाओ, मान लो बी ये है, अगर बी 2 है तो बच्चे 2 का मोड भी कितना होता है, 2। और क्या 2 1 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई 2 और 2 बड़ा होता है 1 से। तो मैं लगा सकता हूँ कि 2 बड़ा होएगा 1 से। अच्छा अगर तुम सोचते हो बी का मान -2, बच्चे -2 भी लेंगे तो -2 जब यहाँ रखेंगे तो -2 का मोड क्या हो जाएगा, +2। और +2 बिल्कुल 1 से क्या होता है बच्चे, बड़ा। तो लेने तो आपको बी के अंदर या तो ये वाले एलिमेंट है या ये वाले, जीरो नहीं लेना क्योंकि बी को तुमने पहले ही नॉन जीरो माना हुआ है। अब सोचो कोई बच्चा -3 लेता है तो बच्चे -3 का मोड करेंगे तो वो 3 आएगा और 3 भी 1 से क्या होता है, बड़ा। तो बड़ा वाला निशान तो समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा इधर से 3 ही बुला लोगे तो भी 3 1 से बड़ा। तो इसका मतलब ये वाला रिजल्ट 1 से तो डेफिनेटली बड़ा होगा। अब 1 के बराबर कब हो सकता है बच्चे, जब तुम 1 बुला लो, 1 भी तो नॉन जीरो एलिमेंट है और 1 का मोड क्या ही होता है, 1। तो उस केस में 1 बराबर क्या आ जाएगा, 1। और कोई बच्चा अगर -1 बुलाएगा तो -1 का मोड भी +1 ही होता है, तो +1 बराबर आ गया +1 के। तो बच्चे इसलिए मैंने लिखा है कि डी बी बराबर मोड बी का मान हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 1। ये कभी भी 1 से छोटा आएगा ही नहीं। 1 से छोटा तब आता जब अपने जीरो ले सकते थे बी में, पर बी में जीरो ले ही नहीं सकते क्योंकि बी कैसा एलिमेंट चल रहा है बच्चे, नॉन जीरो। तो वो या तो इन सब एलिमेंटों में से कुछ होगा या इनमें से, और इनमें से कोई भी ले लो तो उसका रिजल्ट या तो 1 से बड़ा आ रहा है, और अगर 1 और -1 लेते हो तो 1 के बराबर आ रहा है, इससे छोटा कभी भी नहीं बनेगा। तो बच्चे मैंने जहाँ तक कोशिश की है बहुत बढ़िया इस बात को समझाया है। अगर आपको नहीं समझ आया तो फिर भी आप फ़ोन किसी भी टाइम मेरे को कर सकते हैं, मैं आपके साथ हूँ बच्चों। हिम्मत नहीं हारनी हम लोगों ने, हमने बढ़िया तरीके से पेपर करके ही आना है बच्चे। तो इस सेशन थोड़ा सा हमें क्योंकि आइडिया नहीं था कि पेपर इतनी जल्दी हो सकते हैं, पर फिर भी कोई बात नहीं, आप आराम से कवर अप कर लोगे। मैं विद इन 13 to 14 वीडियोज़ में आपको ये पूरा यूनिट अच्छे से पैक करवा दूंगा बच्चे। और 13 वीडियोज़ का मतलब टोटल 24 घंटे होते हैं मुश्किल से। तो बच्चे आप एक दिन में भी सारी वीडियो लगाकर ये पूरा चैप्टर कवर कर सकते हैं। तो बच्चे ध्यान से सुनेंगे आप। तो मोड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चे यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो एक बार आप ना इस स्टेप को ऐसे देखो मत, नहीं तो फिर आपको समझ नहीं आएगी बात। यहाँ तक हम पहुँच चुके थे, मोड इस पे अलग इस पे अलग।
अब मोड बी की जगह देखो मेरे को क्या रखना है, एक बार निशान भूल जाओ। मोड बी की समझो वैल्यू 1 है, तो मैं मोड बी की जगह नीचे वाले स्टेप में 1 लिखूंगा। और अब निशान को देखो, जहाँ 1 लिख रहा है उस तरफ निशान नहीं खोलना। तो बच्चे देखो मोड बी की जगह रखा 1, और जहाँ 1 रखा है वहाँ पर निशान नहीं खोलना। तो 1 की तरफ हमें निशान ओपन नहीं करना। देख लो 1 की तरफ निशान ओपन नहीं करना। तो मैंने जहाँ पर मोड बी को 1 रखा उस तरफ निशान ओपन नहीं किया। अब बचे 1 इंटू कुछ भी आता है तो मोड ए ही बचेगा। तो डी ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ए, डी ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ए। और मोड ए का मान कितना है, डी ए, तो मोड ए का मान क्या रख दिया, डी ए। तो रीजन में यहाँ लिख सकते हो यूजिंग 1, समीकरण 1 का यूज़ किया, मोड ए को क्या लिख सकते हो, डी ए। तो बच्चे डी ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू अपने आप आ गया डी ए। और चेक करो, मुझे भी यही प्रूव करना था कि ए बी के ऊपर डी लगाने पर वो चीज़ बड़ी या बराबर होती है इसके, डी ए बी बड़ा या बराबर होता है डी ए से। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई। तो आपको क्वेश्चन में ये चीज़ तो याद रख के जानी है, उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चे पहली प्रॉपर्टी तो हमने प्रूव कर दी। अब दूसरी के लिए हमें रिमाइंडर का मान या तो 0 आना चाहिए, या रिमाइंडर के ऊपर डी लगने पर वो रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ छोटा, बच्चे सिर्फ और सिर्फ बोल रहा हूँ, यानी बराबर नहीं आना चाहिए। मैंने समझाया भी है कि बराबर आ गया फिर तो एक बार डिवाइड और लग जाएगा, तो ये वैल्यू हमेशा इससे छोटी ही आनी चाहिए। इसे बोलते हैं स्ट्रिक्टली लेस देन, कि इक्वल कंसीडर ही नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ये छोटा ही होना चाहिए इससे। तो ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी, देखते हैं बच्चे कैसे प्रूव करेंगे। अगर कर पाए तो दोनों प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। तो हमेशा याद रखना इंटीजर का सेट यूक्लिडियन रिंग बनता ही बनता है। अभी दूसरी प्रॉपर्टी भी प्रूव कर देते हैं बच्चे। तो देखें दूसरी प्रॉपर्टी कैसे प्रूव करेंगे। तो बच्चे दूसरी प्रॉपर्टी के लिए हमें बोला गया, ध्यान से मैं दिखाता हूँ आपको पहले दूसरी प्रॉपर्टी। बच्चे दूसरी प्रॉपर्टी में जो दूसरा एलिमेंट लेते हो वो हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए, बुला लिया हमने। और रिंग हमारी आर नहीं चल रही, जेड चल रही है। तो बच्चे वो तो आपको देखना है कि रिंग का नाम क्या चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी पूरी डेफिनेशन को चेंज कर देंगे। तो बच्चे मैंने कोई बी रैंडमली एलिमेंट बुला लिया जेड से, और बी को मान लिया कि वो कैसा एलिमेंट है, नॉन जीरो। अब बाय डिवीज़न एल्गोरिथम जो भी एलिमेंट नॉन जीरो है उसको आप किसी भी चीज़ से अगर डिवाइड लगवाओगे तो आप उसको इस फॉर्मेट में लिख ही सकते हो। चेक कर लो, मैंने पीछे एग्जांपल समझाए हैं। बी का मान एक बार किसी को एक में 3 लिया था, एक में 2 लिया था, 3 या 2 लेने का मतलब वो नॉन जीरो है। और आप किसी भी एलिमेंट को किसी दूसरे नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो ही होता है, तो ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, इनसे डिवाइड लगाओगे तो उसको हमेशा इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो बच्चे a बराबर क्या आ गया, बी क्यू प्लस आर। तो बाई डिवीजन एल्गोरिथम ये प्रूव नहीं करना होता, हमें तो ये प्रूव करना है r का मान या तो 0 आना चाहिए या r का मान स्ट्रिक्टली लेस देन आना चाहिए इस b से। तो बच्चे मैंने क्या लिखा, बाय डिवीजन एल्गोरिथम इन z कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट का आप किसी भी एलिमेंट से डिवाइड लगाओगे तो कोई ना कोई कोशिएंट आएगा और कोई ना कोई क्या आएगा, रिमाइंडर। वो भी किस में बिलोंग ही करते होंगे, जेड में, ऑब्वियस बात है। ये दोनों इंटीजर हैं तो आपस में इंटीजरों को डिवाइड करोगे तो ये चीज़ भी एक इंटीजर ही आएगी और रिमाइंडर में भी एक इंटीजर ही आएगा, सच दैट a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये लाइन तो आप डिवीजन एल्गोरिथम से लेकर चलते हैं कि किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट का किसी एलिमेंट से डिवाइड लगाओगे तो उसको हमेशा इस फॉर्मेट में आप लिख ही सकते हो। अब यहाँ पर या तो r 0 हो या r 0 से बड़ा या बराबर या मोड बी से। अब तुम कहोगे सर आपने मोड क्यों लगाया, बच्चे मोड मैंने सिर्फ इसलिए लगा दिया क्योंकि रिमाइंडर का मान 0 से अगर बड़ा है तो ये वाली चीज़ हमेशा ही पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो बी का मान भी हमें पॉजिटिव फॉर्म में लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो बी नॉन जीरो है तो वो नेगेटिव भी हो सकता है, पर नेगेटिव होने पर उसका रिमाइंडर से मतलब नहीं है। भाई तुम सोचो बी में अगर कोई बच्चा -5 ले लेता है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, ए में मान लो मैं 7 ही ले रहा हूँ, तो बच्चे तुम -5 का 7 से डिवाइड लगाओगे तो डिवाइड यूं नहीं लगाते, माइनस एक बार बाद में लगता रहेगा। आप तो सिर्फ 5 का ही 7 से करोगे, यानी आपको मोड में ही लेनी होती है वैल्यू बी की। तो 5 एकम 5 और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि रिमाइंडर का जो मान है वो बी के मोड से तो क्या ही होगा, छोटा। ऐसे तो 2 जो है वो -5 से बड़ा होता है, पर अपने जब डिवाइड लगाते हैं तो माइनस यूं नहीं लिखते, माइनस बाद में लगा देंगे। अब इसको जैसे पूरा ऐसे लिखते हैं डिवाइडेशन में, तो 7 को किससे कर रहे हैं, -5 से, तो ये माइनस अलग से पड़ा रहेगा और आप पहले 7 को 5 से क्या कर दोगे, डिवाइड। तो आप हमेशा माइनस ना लेकर इसका मोड लेते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव लेते हैं।
तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा। तो बच्चे आपने डिवीजन एल्गोरिथम से लिखा a बराबर बी क्यू प्लस आर, और r का मान या तो क्या हो सकता है भाई, कोई एलिमेंट का इससे डिवाइड लगाएंगे तो हो सकता है पूरा पूरा भाग लग जाए, पूरा पूरा भाग लग जाएगा तो r का मान क्या हो सकता है 0, और या फिर इस r का मान 0 से तो बड़ा या 0 के बराबर तो हो ही सकता है। ये देखो अगर पूरा पूरा भाग लग गया, मान लो b में 2 है, a में 8 है, तो बिल्कुल 2 को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 आएगी। तो रिमाइंडर का मान 0 हो सकता है, रिमाइंडर का मान 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। अब 0 से बड़ा होगा पर किससे छोटा होगा, इस जिस चीज़ से डिवाइड लगाते हैं बच्चे, जिस v से डिवाइड लगा रहे हो रिमाइंडर का मान उससे तो छोटा ही होगा। तो रिमाइंडर का मान इस b से तो छोटा ही होगा, और b में चाहिए नेगेटिव वैल्यू है पर आपको एज अ क्या कंसीडर करनी होती है बच्चे, पॉजिटिव, क्योंकि रिमाइंडर में हम कभी नेगेटिव नहीं लिखते बच्चे, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि यहीं पर ही पता लग चुका है रिमाइंडर 0 से बड़ा हो सकता है। अब बड़े में 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, वो जो भी आएगा वो b से तो क्या ही आएगा, छोटा, और b के ऊपर क्या लगाएंगे हम, मोड। अब बच्चे चाहे आप r पे भी मोड लगा लो, क्योंकि r अगर 0 से बड़ा है तो r पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो आप इस पे भी मोड कंसीडर कर सकते हो। तो मैं तो कह रहा हूँ आप इस पे भी चाहिए मोड लगा लो। अब r का मोड समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपके पास क्या है मैं यहाँ लिख के बताता हूँ बच्चे। समीकरण 1 चल रही है आपके पास dA इज इक्वल टू मोड ए। तो बच्चे r के मोड को आप क्या लिख दोगे, dr, इसको छोड़ दो बस इधर वाली चीज़ को, r के मोड को लिख दिया dr, और b के मोड को समीकरण 1 से लिख सकते हैं db। तो dr स्ट्रिक्टली लेस देन आ गया db के, और ये अगर आ गया तो बच्चे z क्या हो गई, यूक्लिडियन रिंग। तो ये लाइन हमें ना थोड़ी सी ऐसे बतानी होती है कि ये एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, तो कर गई। r का मान किसी केस में 0 हो सकता है, कब हो सकता है, जब b मान लो 2 है और a मान लो 8 है, या b मान लो 3 है और a मान लो 9 है, तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा तो रिमाइंडर 0 आ सकता है। और दूसरा थोड़ा सा हमें करके दिखाना पड़ेगा कि r सिर्फ छोटा ही होगा b से, तो r छोटा तो होगा ही होगा b से, ये तो डेफिनेटली बात है, पर हमें प्रूव करना है dr लेस देन db। तो हमने इस r के मोड को लिख दिया समीकरण 1 से dr, और b के मोड को लिख दिया समीकरण 1 से db। तो dr स्ट्रिक्टली लेस देन db। कई बार हमें इसको पूरा तरीके से प्रूव करना पड़ता है, और कई बार जैसे इंटीजर के लिए तो हमें इतना मत्था मारना ही नहीं पड़ता, क्योंकि इंटीजर के सेटों में तो हमें पता ही है जब हम डिवाइड करते हैं तो ऐसा फॉर्मेट लिखा जा ही सकता है बच्चे, और ऐसे फॉर्मेट के साथ रिमाइंडर का मान या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है और इस वाली चीज़ से छोटा ही होगा। अगर इसके बराबर हो गया फिर तो डिवाइड एक बार और लग जाएगा। ये बात तो मैंने आपको समझाई भी है इंटीजर्स के एग्जाम्पल लेके ही। तो बच्चे ये वाला छोटा सा क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 101% आएगा ही आएगा, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके आना है बच्चे। तो ये क्वेश्चन हमारा डन। नेक्स्ट सुनो बच्चे, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रूव करना है एवरी फील्ड इज एन यूक्लिडियन रिंग। अब बच्चे एवरी फील्ड इज एन यूक्लिडियन रिंग प्रूव करने के लिए पहले जो चीज़ लेकर चलते हो वो एक तो होनी चाहिए कॉम्यूटेटिव रिंग, और एक होनी चाहिए रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। तो बच्चे हमने बीएससी थर्ड ईयर में एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है, अब हो सकता है आपको याद ना हो इसलिए मैंने लिख दिया। हम जानते हैं कि वी नो दैट एवरी फील्ड इज़ एन इंटीग्रल डोमेन। हर एक फील्ड जो होता है ना बच्चे वो इंटीग्रल डोमेन होता है, पर हर इंटीग्रल डोमेन फील्ड होना जरूरी नहीं है, ये बात याद रखना। तो फिलहाल हमें उसकी बट वाली की बात की जरूरत नहीं है, पर आप अगर लिखना चाहो तो साइड में लिख लेना कि कोई चीज़ अगर आईडी है तो फील्ड हो, ये ज़रूरी नहीं है, पर अगर कोई चीज़ फील्ड है तो वो डेफिनेटली इंटीग्रल डोमेन होगी ही होगी। तो सबसे पहले तो आपको फील्ड को प्रूव करना है यूक्लिडियन रिंग। तो आपने पहले फील्ड को बताया कि फील्ड हमेशा इंटीग्रल डोमेन होता ही होता है, और अगर फील्ड इंटीग्रल डोमेन होता है तो इंटीग्रल डोमेन में 3 प्रॉपर्टी होती है, जिनमें से 2 मेरे काम की है। कौन कौन सी? अगर फील्ड इंटीग्रल डोमेन होता है तो ये वाला फील्ड ऑब्वियसली कॉम्यूटेटिव रिंग भी होगा और रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर भी होगा, और मुझे सिर्फ इतना इतना ही चाहिए था। तो मैंने पहले तो फील्ड को ये प्रूव किया कि वो एक कॉम्यूटेटिव रिंग है और रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है। अब उसके बाद इस फील्ड को मुझे क्या प्रूव करना है? यूक्लिडियन रिंग। तो इसमें मुझे कितनी प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी होती हैं बच्चे? 2। अब 2 प्रॉपर्टीज़ में देखो मैंने कैसे प्रूव की। तो बच्चे मैंने फील्ड से कोई एलिमेंट बुला लिया, तो फील्ड से कोई ए एलिमेंट बुलाया, और एलिमेंट हमेशा कैसा बुलाना है? नॉन जीरो। अब हमें मैपिंग खुद से डिफाइन करनी है, तो इस बार मैंने मैपिंग क्या डिफाइन की कि फील्ड से जब भी तुम कोई नॉन जीरो एलिमेंट बुलाओगे तो उसके ऊपर जब भी तुम डी लगाओगे तो इक्वल टू क्या मिलेगा? जीरो। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में डिफाइन किया था डी ए बराबर मोड ए,
इस क्वेश्चन में डिफाइन किया है डी ए बराबर 0। 3 ही क्वेश्चन है बच्चे, 3 ही मैपिंग याद करनी है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, तो आप तीनों ही कर सकते हो। तो ये मेरा दूसरा एग्जाम्पल चल रहा है। तो बच्चे इसमें मैंने क्या डिफाइन किया है कि फील्ड से जब जब तुम कोई नॉन जीरो एलिमेंट बुलाओगे तो उसके ऊपर डी लगाने पर वो आपको हमेशा 0 देगा। समीकरण नंबर 1, इसको शब्दों में भी लिखा मैंने, किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट पर डी लगाने पर वो आपको क्या देगा, 0। ये मैपिंग हमने खुद से डिफाइन की है। फिर मुझे पहली प्रॉपर्टी प्रूव करनी है डी ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी ए, और इसका मैंने मतलब समझाया है, चाहे ग्रेटर देन आ जाए चाहे इक्वल आ जाए, कोई भी एक केस भी आ गया तो थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, उसके लिए आपको गिवन सेट से 2 बंदे बुलाने होते हैं नॉन जीरो, तो आपने एफ से ए और बी 2 नॉन जीरो बंदे बुला लिए। अब बच्चे अगर ए भी नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो है, और आपको पता है एफ एक फील्ड है तो वो आईडी है, तो एफ अगर फील्ड है तो वो आईडी है, अगर आईडी है तो बच्चे वो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है, और अगर एफ रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है तो किन्हीं भी 2 नॉन जीरो का प्रोडक्ट भी क्या आएगा, नॉन जीरो। ये रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर की ही तो प्रॉपर्टी है, क्योंकि एफ फील्ड दिया और फील्ड आईडी है, आईडी है तो वो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो बच्चे इतनी इतनी बात से मैंने ये प्रूव किया कि अगर ए नॉन जीरो है, बी नॉन जीरो है, तो ए बी भी क्या होगा, नॉन जीरो। और बच्चे जो भी एलिमेंट नॉन जीरो होगा, जो भी एलिमेंट नॉन जीरो होगा उस पे डी लगाने पर वो आपको 0 देगा। तो बच्चे ए बी पे डी लगाने पर इस वजह से मुझे क्या मिला, 0। कई बच्चे ना सिर्फ रट्टा मार लेते हैं, ए के बदले बस ए बी रख दो और बराबर में तो 0 ही है तो 0 ही रख देंगे। ऐसे नहीं लिखा बच्चे, पहले आपको अंदर वाली चीज़ को बताना होगा कि वो नॉन जीरो है। तो साइड में मैंने एक्सप्लेन किया कि ये नॉन जीरो क्यों है, क्योंकि एफ आपको इस क्वेश्चन में फील्ड दिया हुआ है, पर फील्ड हमेशा आईडी होता है, और आईडी होता है तो वो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर वाली प्रॉपर्टी रखता है, और अगर वो रखता है तो कोई भी 2 नॉन जीरो है तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, नॉन जीरो। और अगर ये फील्ड का नॉन जीरो एलिमेंट है तो हमने मैपिंग डिफाइन किया है कि जो भी नॉन जीरो एलिमेंट है उस पर डी लगाने पर वो आपको 0 देगा। तो डी ए बी बराबर ऐसे आकर के हमें 0 मिल गया। अच्छा, 0 की वैल्यू कितनी है, डी ए, तो यूजिंग 1 0 के बदले क्या रख दिया, डी ए। तो बच्चे डी ए बी बराबर आ गया डी ए। मैंने कहा था आपको, चाहे बराबर आ जाए चाहे ये रिजल्ट बड़ा आ जाए, तो ओवरऑल ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो ओवरऑल डी ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी ए। अब आप कहोगे ये साइन तो आया ही नहीं सर। बच्चे ये आ गया ना, देखो इसका मतलब होता है या तो ये चीज़ इससे बड़ी आ जाए, या बराबर आ जाए, या दोनों आ जाए, बस ये नहीं आना चाहिए और ये नहीं आ रहा। तो बच्चे बराबर आ गया, इसका मतलब ये वाला केस प्रूव हो गया। तो ओवरऑल आप कह सकते हो ये चीज़ या तो ग्रेटर देन होगी या इक्वल होगी। तो बच्चे पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। अब दूसरी डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम कैसे करेंगे अब हम, बच्चे उसके लिए मैंने फील्ड से कोई एलिमेंट बुला लिया और बी को पहले ही बोल दिया वो फील्ड से हमने कैसा एलिमेंट बुलाया है, नॉन जीरो, क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम की प्रॉपर्टी में आपको जो ये बी बुलाना होता है वो नॉन जीरो बुलाना होता है। अच्छा, अब अगर एफ फील्ड है तो आपको पता है फील्ड की तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, एक तो फील्ड अगर है तो वो कॉम्यूटेटिव रिंग है, अगर फील्ड है तो वो रिंग विद यूनिटी है, और अगर वो फील्ड है तो जो भी नॉन जीरो एलिमेंट है उनके इन्वर्स भी इसमें एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि एफ फील्ड दे रखा है तो बच्चे इसका मतलब इस नॉन जीरो का इन्वर्स भी फील्ड में एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले तो मैंने ये शो किया कि अगर बी नॉन जीरो है तो उसका इन्वर्स फील्ड में एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब आगे इसको ओवर करते हैं, आगे कंटिन्यू बच्चे। फिर मैंने किसी ए एलिमेंट को लिखा और बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ ए बी इनवर्स बी, क्योंकि सोचो मन ही मन अगर इसको सोल्व करें तो बी इनवर्स इंटू बी, बच्चे एलिमेंट इंटू उसका इनवर्स आइडेंटिटी यानी 1, तो बी इनवर्स बी क्या बन जाएगा 1, और ए इंटू 1 क्या होता है ए, तो कुल मिलाकर बन गया ये। तो ए को आप ऐसे लिख सकते हो, तो ए को मैंने लिख दिया जानबूझकर ए बी इनवर्स बी, और मैंने अभी अभी आपको बताया है कि इसको अगर आप सोल्व करते हो तो ये ए ही बनता है, इसका मतलब ए को लिखने का तरीका ये बिल्कुल सही है। फिर एसोसिएटिविटी लगा दी, तो बच्चे ए अभी तो एज इट इज चल रहा है, सॉरी, ए बी इनवर्स इंटू बी प्लस जीरो, प्लस जीरो तो कर ही सकते हैं, किसी भी एलिमेंट में जीरो जोड़ोगे आइडेंटिटी जोड़ोगे, प्लस के लिए आइडेंटिटी जीरो होती है, मल्टीप्लाई के लिए 1 होती है, तो बच्चे किसी में भी जीरो जोड़ोगे तो वापस यही एलिमेंट मिलेगा, तो आप इस स्टेप में ये जीरो जोड़ सकते हो। अब इस लाइन का मतलब समझो बच्चे, यहाँ पर ये चीज़ को आप कंपैरिजन कर सकते हो, कंपेयर विद ए इज इक्वल टू क्यू बी प्लस आर। तो बच्चे अगर तुम आप इस लाइन को इससे कंपैरिजन करते हो तो तुम्हें मेरे को बताओ क्यू का मान क्या दिख रहा है, ए बी इनवर्स, क्यू का मान क्या दिख रहा है, ए बी इनवर्स, और बच्चे जीरो किसके अंदर दिख रहा है, आर के अंदर, तो रिमाइंडर का मान क्या आ गया, जीरो, और अपनों ने आइदर और की कंडीशन लिखी हुई है,
या तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए या ये चीज़ स्ट्रिक्टली लेस देन ये आना चाहिए। तो अब अपना एक तो आ ही गया डायरेक्ट, तो इसका मतलब बस थ्योरम प्रूव हो गई। कोई भी एक आ जाए, आइदर और का मतलब या तो ये या ये आ जाए। तो बच्चे R0 क्लियरली मुझे दिख रहा है क्योंकि मैं ए को इस तरीके से लिख पा रहा हूँ, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, और उससे जब मैं इसको कंपेयर करवाता हूँ तो मुझे क्यू की वैल्यू मिलती है ए बी इनवर्स और आर का मान मिल जाता है डायरेक्टली 0। और अगर एक भी केस डायरेक्ट प्रूव हो गया, या तो R0 आना चाहिए था या R स्ट्रिक्टली लेस देन होना चाहिए था B से, पर इस केस में डायरेक्ट R बराबर 0 आ गया, यानी वो एक प्रॉपर्टी रख रहा है। तो ओवरऑल F को आप क्या कहेंगे बच्चे? यूक्लिडियन रिंग। तो हमने दोनों प्रॉपर्टी प्रूव कर दी। एक तो हमने रिमाइंडर को 0 ला के दिखा दिया, और एक केस में हमने DAB को लेकर दिखा दिया बराबर DA। तो बच्चे ओवरऑल दोनों प्रॉपर्टी यूक्लिडियन रिंग की सेटिस्फाई। तो ये क्वेश्चन भी डन। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी वीडियो में कर रहे हैं, बस 3 ही क्वेश्चन है। 3 में से सेक्शन बी में कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ज़्यादा चांस वो इंटीजर वाले के हैं, पर करके सब कुछ ही जाना है बच्चे। ठीक है, जितना काम करवा रहा हूँ वो सारी वीडियोस लगाकर ही जानी है। तो बच्चे मानने वाला काम खत्म हो जाएगा बस इस क्वेश्चन के बाद। तो बच्चे ये लास्ट क्वेश्चन है, द रिंग ऑफ, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूँ आपको। ओके, थैंक यू क्लास।